Good evening, class. Can you hear me? Up till now, we have discussed about gene therapy. And now, to proceed, हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स. We can give the heading transgenic animals. Sir, excuse me, sir. हाँ जी. सर मैं लास्ट क्लास में बताया था कुछ प्रॉब्लम जैसे आप थोड़ा सा जीन थेरेपी की वो दे दीजिए समरी. Transgenic animals. ट्रांसजेनिक का मतलब यह है कि जिसमें हमने जीन को पुट किया है, जिसमें हमने जीन को लगाया है. आई मीन फॉरेन जीन अगर किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस किया गया, तो दैट इज द वर्ड ट्रांसजेनिक मीन ओवर हियर. We have added a foreign gene into the animal for purpose, for a desired purpose. First transgenic animal was mice, चूहा. About 95% of transgenic animals, 95% of transgenic animals are mice only. चूहे ही हैं 95% transgenic animals. सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का? हम एनिमल्स में जीन्स क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस जीन्स? फॉर व्हाट पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स? तो एक जो पर्पस समझ में आता है, टू स्टडी द फंक्शन ऑफ जीन, या नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए. टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट.
नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब कि कैसे जीन्स अपना काम करते हैं उसको पढ़ने के लिए। टू नो हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन्स कैसे रेगुलेटेड होते हैं, कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए व्हाट वी डू इज we make transgenic animals. या हम कह सकते हैं कि किसी जीन के फंक्शन को पता करना होगा हमें, टू नो द फंक्शन ऑफ जीन। जीन के फंक्शन को हमें देखना है कि जीन्स कैसे काम करते हैं, हाउ जीन्स फंक्शन, कैसे काम कर रहे हैं उसको पता करना है। तो हम एक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस्ड, वो करेगा inhibits the functioning of concerned gene। और उससे क्या होगा, जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे हम उन्हें स्टडी कर लेंगे। हमने एक जीन को इंट्रोड्यूस किया है जो किसी नॉर्मल जीन की फंक्शनिंग को इनहिबिट करेगा। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन विच विल इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, दैट पर्टिकुलर जीन जिसका फंक्शन हम जानना चाहते हैं। Suppose I want to know function of a gene, let's say जीन A, मुझे A जीन के फंक्शन को पता करना, जीन A। तो जीन A के फंक्शन को मैं पता करना चाहता हूं, तो मैंने बाहर से एक जीन डाल दिया, सपोज जीन A', ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। जीन ए जो भी आरएनए वगैरह बनाएगा, एमआरएनए वगैरह, ये जीन A' उसको इनहिबिट करेगा, उसको काम नहीं करने देगा। तो उससे क्या होगा कि जीन ए की प्रोटीन बन नहीं पाएगी और फिर यहां पे हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ द जीन ए प्रोडक्ट। सपोज अगर कोई वो एंजाइम हो, जीन ए कोई एंजाइम बनाता हो, तो उस एंजाइम से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी, एनिमल की बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल पे किए जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि जब उस जीन ए के प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर उसके हम डेफिशिएंसी के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी के ऊपर वो स्टडी करेंगे कि इस जीन ए के प्रोटीन की कमी की वजह से जानवर के शरीर में क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स। तो उन सिम्टम्स को स्टडी करके वी कैन नो द फंक्शन ऑफ दैट जीन। जीन ए के फंक्शन के बारे में चल जाएगा पता कि वो क्या काम कर रहा था। इफ आई स्टडी द सिम्टम्स of the deficiency of the product from gene A,
तो वही मैंने किया, वही मैंने यहाँ पे लिखा जो एनसीईआरटी की एक भाषा है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसजीन, मतलब फॉरेन जीन कहीं पर आपने इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसजीन बोलो, डिजायर्ड जीन बोलो, डीएनए इंसर्ट बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है, एवरीथिंग इज सेम। और वो कर क्या रहा है, इट इज इनहिबिटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न, जिस जीन के बारे में हम जानना चाहते हैं, दैट इज अ कंसर्न जीन। और फिर उसकी डेफिशिएंसी से जो भी होगा हम स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट स्टडी, दैट विल हेल्प अस टू नो helps to know दिस इज सिंपली इट इज हेल्पिंग अस। बहुत आसान करते हैं, जैसे हमने अगर एक एग्जांपल से इसको लेते हैं, जैसे हमको पता है कि इंसुलिन हार्मोन हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी, दिस वी ऑल नो दैट। तो अगर इंसुलिन का फंक्शन पता करना, इफ यू वांट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इंसुलिन की फंक्शनिंग अगर पता करनी हो, तो हमें ये करना चाहिए कि हम इंसुलिन जीन को इनहिबिट कर दें। इंसुलिन जीन को इनहिबिट करने के लिए हमें बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ जीन दैट विल इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन जीन। सो व्हेन इंसुलिन जीन विल बी इनहिबिटेड, अल्टीमेटली इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, and by the deficiency of insulin hormone, the level of blood glucose, definitely, because we know कि insulin is regulating the blood glucose level. But I want to tell you कि how we came on to the conclusion that insulin is hypoglycemic, it is reducing glucose level. How we came to know the functioning of insulin? So the reason behind is we would have we may have inhibited the insulin gene, and by the deficiency of insulin, glucose level will definitely rise, and just by checking the blood for glucose level, we found that glucose level becomes high whenever pancreas is removed or whenever insulin is inhibited, suppose. So that means that insulin would have been reducing the level of glucose in the blood. The functioning of इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन नहीं है ये कुछ और है। आईजीएफ्स कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, और
सोमैटोमीडियन, सोमैटोमीडियन एक और नाम है इसका। ये इकोलाई में डाले जाएंगे सर? एक मिनट सुनो। द फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स और सोमैटोमीडियन can be known these are secreted majorly by liver. Their function includes growth regulation and some control over glucose level like insulin. ये इंसुलिन हार्मोन नहीं है, इट इज नॉट इंसुलिन हार्मोन। ये लिवर से सिक्रीट होने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ये नई चीज है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, दूसरा नाम है सोमैटोमीडियन। इनकी फंक्शनिंग को पता करने के लिए हमने, जैसे मैंने बताया, जीन को इंट्रोड्यूस करके इनको इनहिबिट किया गया और इनके फंक्शनिंग को पता किया गया। और पता ये चला कि कुछ ग्रोथ रेगुलेशन करते हैं ये, और थोड़ा सा इंसुलिन जैसा भी काम है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना। इसलिए इनका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स पड़ गया। मेजरली ये लिवर से सिक्रीट होता है, आईजीएफ्स। स्टडी ऑफ डिजीजेस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल और किसमें किया जाता है? हम ये पता कर रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल में कर रहे हैं। हम अगर किसी जीन को इनहिबिट कर रहे हैं तो वो हम किसी एनिमल में कर रहे हैं। हम ट्रांसजेनिक एनिमल का सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि मैं एनिमल्स को बाहर से जीन क्यों दूं, वाई? क्योंकि मुझे मनुष्य के लिए ही कुछ पढ़ाई करनी है। मुझे उस हार्मोन का फंक्शन पता करना है जो मनुष्य में सिक्रीट होता है, जानवर में भी होता है वही वाला हार्मोन। मुझे ये पता करना है कि इस फैक्टर का काम क्या है, और डिजीजेस को भी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हम एनिमल्स को डिजीज करवा देते हैं। बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करके आपने एनिमल को डिजीज करवा दी, और अब आप उस पर दवाई लगाओगे, दवाई का ट्रीटमेंट दोगे, और अगर जो दवाई काम कर जाएगी फिर आप उसको उसे ह्यूमन पर्पस के लिए यूज करोगे। हम कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन, जैसे कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन जब हम ह्यूमंस के लिए लॉन्च करते हैं
तो हम पहले उसको एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं. तो एनिमल्स सर्व एज द ट्रायल, clinical trial tools. Okay. To investigate the treatments of human diseases. Transgenic models have been prepared to study human diseases. जानवरों को बीमारी करा दी है मनुष्य की जीन देकर. लाइक कौन कौन सी? कैंसर, cystic fibrosis, Alzheimer's disease, rheumatoid arthritis, etc. तो हमने ऐसे जानवर बना लिए हैं जिनको हमने कैंसर करा दिया है, फाइब्रोसिस करा दिया, आर्थराइटिस करा दिया, एंड नाउ वी आर डूइंग ट्रीटमेंट्स टू जस्ट नो कि व्हाटएवर मेडिसिन कैन बी फ्रूटफुल फॉर ह्यूमंस. अच्छा, एक हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स. हम कोई भी जीन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं. वी कैन रिगार्ड एनिमल्स for molecular farming also. Transgenic animals are also used for molecular farming. Molecular farming means कि we will be giving gene to the animal and then we will be obtaining product of that gene from the animal. जैसे अगर आपने किसी काऊ को ह्यूमन प्रोटीन का जीन दिया तो दैट ह्यूमन प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड in the milk of that cow. तो मिल्क से हम ऑब्टेन करेंगे. We will be obtaining milk from that animal and ultimately that animal will help us to obtain the human प्रोटीन. जैसे कि एक इसमें एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में
कि we have prepared a cow, a transgenic cow named Rosie, and the milk of Rosie expressed the human protein because we gave human protein gene to that cow. और हमें वहां से मिला प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. तो वी आर डूइंग मॉलिक्यूलर फार्मिंग. एक फार्मर तो क्रॉप्स रेज करेगा एंड ही विल हार्वेस्ट इट फॉर द ऑब्टेनिंग ग्रेन्स एटसेट्रा वॉट एवर द प्रोडक्ट इज. लेकिन यहां पे हम एनिमल्स को रेज कर रहे हैं टू ऑब्टेन ह्यूमन प्रोटीन like alpha lactalbumin we are talking about. ठीक है ना. तो वही बात है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मीनिंग बताया मैंने, आप समझ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं. In 1997, first transgenic cow, Rosie, was produced. Milk of Rosie contains human proteins 2.4 ग्राम पर लीटर. एक थोड़ा फैक्ट भी है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी लर्न कर सकते हैं. It contains human protein अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आया भी हुआ है. तो ये नीट का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है. और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि milk of Rosie is more balanced nutritional diet for humans than नॉर्मल काउ मिल्क. एक नॉर्मल काउ के मिल्क से अच्छा मिल्क हो गया बिकॉज इसमें ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क हो गया ये. तो इट इज अ मोर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट फॉर द ह्यूमंस than the normal cow milk. So that is the significance we are telling you about transgenic animals. अच्छा, इसके अलावा इसे एक एग्जाम्पल तो ये बता दिया मैंने.
एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन is produced from transgenic sheep। शीप का नाम है ट्रेसी, ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्लास 11 का हमने स्टडी किया है, एम्फाइसीमा। ये एक बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है और डेफिनेटली ये आ सकता है। ये कुछ नीट का क्वेश्चन का एरिया है एक्चुअली, जहां से आने की पूरी पूरी संभावना। एम्फाइसीमा डिजीज जो हमने पढ़ी थी, सिगरेट स्मोकिंग से एल्वेओलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं एंड सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज गेट्स रिड्यूस्ड, इफ यू रिमेंबर, ये आपने पढ़ा हुआ है। So for that we use alpha 1 antitrypsin for the treatment. Similarly, treatment for cystic fibrosis एंड PKU। PKU तो पता ही सबको। फिनाइल कीटोन यूरिया इज अटेम्प्टेड। तो 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में है जिसमें हमने ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए हैं, प्रोटीन्स ऑब्टेन करी हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर हेल्पफुल फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वी सी इन रोजीज मिल्क, एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑल्सो, लाइक वी मेंशन्ड एम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोन यूरिया। तो या तो एनिमल से प्रोटीन ऑब्टेन करके किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज कर लिया जाए, या एनिमल को बीमारी ही कर दिया जाए और उस पर ट्रीटमेंट लगाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस हैं, या इनफैक्ट जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द एनिमल्स फॉर द ह्यूमन बेनिफिट। दैट इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। एक ये हमारे पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, जो हमारा थर्ड फंक्शन आया। अब फोर्थ फंक्शन हम यहां पे ले रहे हैं, फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। तो इसमें तुम सबने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ट्रांसजेनिक माइस has been used to test the safety of पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए वी हैव यूज्ड ट्रांसजेनिक माइस। हमने चूहे का इस्तेमाल किया, और अभी थोड़े पहले बताया था द मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस ओनली।
95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स और माइस चूहे ही हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। चूहों का यूज थोड़ा सा हमें इजी पड़ता है, थोड़ा सा चीप पड़ता है, और हम लोग मंकीज का यूज भी कर रहे थे, लेकिन अब वो मंकी का यूज अब रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि मंकीज का जो यूज है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। The point is this, what I want to say is that कि मंकीज जो हैं, अब हमें माइस थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि माइस जो होता है उसको संभालना आसान है। उसको लैब में आप किसी भी कोने में बहुत इजीली संभाल सकते हैं। छोटा सा साइज है उसका, माइस का, चूहे का, ज्यादा जगह भी नहीं लेगा। monkey will take a large space. You have to either मतलब book a room for it, for example. बस mice will just be put in a box and एक कोने में आप उसे रख सकते हो, and nothing will be harmed ultimately. And secondly, very important thing is that कि mice has got a short estrus. monkeys जो हैं अगर reproduce करेंगे तो time लगेगा. If we want to see the effect of a particular gene or a protein or a treatment in the generations, we have to wait for a longer time. Few months we have to wait if we want to check it in the generation of the monkey. But as far as the mice is concerned, चूहे की बात करें तो जनरेशन जल्दी आती हैं, इसलिए हम चेक कर सकते हैं कि इफेक्ट क्या आ रहा है जनरेशंस के अंदर। और तभी मुझे लगता है कि तुम्हें वो भी बात समझ में आती कि वाई ऑगस्ट वीजमैन यूज्ड माइस to disprove the inheritance of acquired characters in case of the Lamarckism. Why wouldn't he has used? Why he hadn't used any other animal like monkey? Because monkey की generation में आगे टाइम 21 generations आपने mice में check कर ली. August 20 में check 21 generations of mice. तो क्या ऐसा हो सकता कि he would have checked this, checked same in other animal like monkey or elephant or sheep or goat, cow, buffalo? Chemical safety testing next.
ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अगर हमें किसी केमिकल को टेस्ट करना है तो हमें जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को सेंसिटिव बनाना चाहिए या रेजिस्टेंट? क्योंकि हमें जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे हिट यूज करते होगे, जिससे मॉस्किटोज को मार देते हैं, कॉकरोचेस को मारते हैं। तो हम जो हिट यूज कर रहे हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा उसका। और जब हम हिट यूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है लिस्ट में कि ये सिम्टम आ सकता है, ये सिम्टम आ सकता है, ये सिम्टम आ सकता है। कैसे पता करेंगे कि भी सिम्टम आया है? तो वो हमने किसी एनिमल पे चेक किया होगा ना, हमने एनिमल्स को सेंसिटिव बनाया होगा और फिर हम चेक करते होंगे। हमने एनिमल्स को सेंसिटिव बनाया, हम उस पे केमिकल्स को चेक करते हैं और सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि वही सिम्टम्स ह्यूमंस पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए ही तो बनाना चाह रहे हैं उसको। ह्यूमंस ही तो यूज करेंगे उसको फर्दर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम क्या बनाएंगे, सेंसिटिव या रेजिस्टेंट? तो डेफिनेटली सेंसिटिव मैंने अंडरलाइन भी किया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम सेंसिटिव बनाएंगे, ताकि जब हम केमिकल्स उन पे यूज करेंगे तो जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे उसको उसको स्टडी करके हम ये देखें कि ये कुछ सिम्टम्स ह्यूमंस पे भी आ सकते हैं, तो ह्यूमंस को इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी को तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो उस पर लिखा होता है, इफ दीज सिम्टम्स अपीयर देन प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियर डॉक्टर और समथिंग मेडिकल प्रोफेशनल। तो वो तो सब मेंशन होता ही। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी ये टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे वो किसी केमिकल की टेस्टिंग कर रहे हो जो ह्यूमन यूज में आने वाली है, वो टेस्टिंग हम कर किस पे रहे हैं? वी आर टेस्टिंग इट ऑन दी एनिमल्स। और एनिमल्स को हमने पहले से जेनेटिकली मॉडिफाई किया। वी हैव मॉडिफाइड देम फॉर सेंसिटिविटी, वी हैव मॉडिफाइड देम फॉर दी for vaccine safety testing, or we have modified them for the study of a treatment of a particular disease. तो ये सारे यूजेस थे, सिग्निफिकेंस। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। Some more examples are there. जैसे एक इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, एंडी। क्या है ये एंडी?
It is transgenic monkey. It is acronym for inserted DNA. अगर इस एंडी को उल्टा पढ़े, ऑपोजिट पढ़ो, तो आप देखो IDNA आ जाएगा। तो IDNA मतलब इंसर्टेड DNA, एंडी। इस मंकी में हमने एक जीन लगाया है, जेलीफिश का जीन। जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, GFP। ग्रीन फ्लोरेसेंट protein gene has been introduced. एक रोजी तो मैं तुमको पढ़ा दिया, एक ट्रेसी पढ़ा दिया, एक पॉली एंड मॉली है, क्लोन्ड एंड ट्रांसजेनिक शीप है। ये क्लोनिंग क्या होती है? I'll tell you that. सर हम रिवीजन कब से स्टार्ट करेंगे? जी मतलब 11th वगैरह का रिवीजन सिलेबस सर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा क्या? देखते हैं। ठीक है। और सर प्लीज रोस्टिंग अटेंडेंस ले लीजिएगा, वो दीपक सर निकालते हैं। I will manage that, don't worry. पॉली एंड मैनी, क्लोन्ड एंड ट्रांसजेनिक शीप। ये शीप है, क्लोनिंग और ट्रांसजेनिक शीप। ये क्लोनिंग क्या होती है? आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्लोन। और ट्रांसजेनिक का मीनिंग तो आप जानते हो, जीन जो है वो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लोनिंग क्या होती है? आई टेल यू। ओके, फिलहाल बस इतना पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमने एक नाम तुम सबने सुना होगा, डॉली द शीप, है ना। डॉली इज क्लोन्ड एक्चुअली, वो ट्रांसजेनिक नहीं होती। तो लेकिन जो डॉली के साथ जो और दो शीप्स बनाई गई थी, पॉली एंड मॉली, वो ट्रांसजेनिक भी थी और क्लोन भी थी, दोनों थी। और दोनों सेम जगह बनी, तीनों, मतलब डॉली, पॉली, मॉली, ये तीनों एक ही जगह बनी है, स्कॉटलैंड में, रॉसलिन इंस्टीट्यूट में। तो
ओके, ट्रांसजेनिक सैल्मन एक फिश first transgenic animal for food production. देखो, अगर पूछेगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, तो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल तो माइस, चूहा, जो मैंने बताया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इज माइस। लेकिन अगर वो कहता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर फूड प्रोडक्शन, तो फिर आंसर आ जाएगा सैल्मन, वो जो मछली है उसकी बात करेंगे। और क्यों, वाई? क्योंकि इसमें एक हमने जीन लगाया है, ग्रोथ हार्मोन जीन। तो मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा इसका। जेनेटिकली मॉडिफाइड sperms fused with ova. जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म्स होता है, इसमें इन स्पर्म्स में हमने वो जीन लगाया है, ग्रोथ हार्मोन का जीन, और फिर ओवा से फ्यूज करा दिया। तो ऐसी मछली बनेगी ट्रांसजेनिक सैल्मन, जो काफी बड़ी होगी, जिसमें मीट अच्छा होगा, मीट की जो अमाउंट होगी वो अच्छी होगी। डॉगी इज ट्रांसजेनिक डॉग with excellent smelling power. ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया गया है इस डॉग में, जिससे इसकी स्मेलिंग पावर बहुत ही एक्सीलेंट हो गई। यूएस का डॉग है, यूएस में यूज हुआ है। Now we take some examples of transgenic plants. लेकिन उससे पहले फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको। First transgenic plant to be commercialized was टोबैको। अगेन दोनों का आंसर टोबैको ही है। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट भी टोबैको, पहला प्लांट जो कमर्शियलाइज हुआ, बेचा गया ह्यूमंस के लिए, वो भी तंबाकू, सेम टोबैको। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुम सबने पढ़ा हुआ, दैट इज
गोल्डन राइस। improves deficiency of vitamin A and iron। वैसे तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस कहते हैं हम इसको, लेकिन थोड़ी सी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को भी इसने इंप्रूव किया। विटामिन ए डेफिशिएंसी हैज आल्सो बीन इंप्रूव्ड बाय द यूज ऑफ दिस गोल्डन राइस। चावल है, इसमें जीन लगाया गया है प्रो विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन का जीन इसको लगाया गया है इस चावल में, और चावल को खाते ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो अगर ये राइस कंज्यूम करता है तो वो ठीक हो जाती है। It was developed by Professor Ingo Portrikis and Peter Baer। इन्होंने बनाया था। और कैसे बनाया इन्होंने? बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए, या जिसको बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, gene have been obtained from temperate garden favorite प्लांट है डैफोडिल प्लांट, सबने सुना ही होगा डैफोडिल। उससे बीटा कैरोटीन का जीन हमने लिया है। नार्सिसस, स्यूडो नार्सिसस। बीटा कैरोटीन जीन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लांट। डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन का जीन लेकर के वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन दी राइस और राइजा सेटाइवा। और जो वेक्टर हमने यूज किया दैट इज दी टीआई मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम टूमेफेशियंस। सब लोग जानते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, उसका इस्तेमाल करके वी हैव इंट्रोड्यूस दिस बीटा कैरोटीन जीन इनटू दिस राइस। और आयरन की डेफिशिएंसी को भी अच्छा करने के लिए उसके लिए भी जीन हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ, लेकिन द बेटर थिंग इज कि हम विटामिन ए एनरिच्ड राइस के जीन के बारे में ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। और इस चावल का रंग थोड़ा येलो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से।
the color of the rice becomes yellow. The grain is yellow due to presence of beta carotene. गोल्डन राइस के बाद अब नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लावर सैवर टोमेटो। एक टोमेटो, एक टमाटर जो जिसकी राइपनिंग डिले होती है, जिसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज है, जल्दी खराब नहीं होता ये टोमेटो, और काफी टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा टाइम तक ये स्टोर हो सकता है। इसकी शेल्फ, इसकी जो परत है, इसकी जो कवर है, वो डैमेज नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता ये टोमेटो। दैट इज फ्लावर सैवर टोमेटो। सैवर तो इसलिए बिकॉज ये सेव हो जाता है काफी टाइम तक, इट इज सेव्ड, इट इज स्टोर्ड, सेव्ड। और फ्लेवर इसलिए बोला गया है कि इसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो गया, बेटर हो गया फ्रॉम द अदर टोमेटोज, normal tomatoes which are not modified genetically. I mean, this is having a superior taste. Polygalacturonase enzyme production in blocked in फ्लेवर सैवर टोमेटो। इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ब्लॉक किया गया है यूजिंग, क्या यूज करके? एंटीसेंस आरएनए। This enzyme promotes cell wall dissolution, causing early ripening। इस एंजाइम का क्यों इनहिबिट किया गया? ये एंजाइम कर क्या रहा था? ये एंजाइम सेल वॉल को डिसॉल्व कर रहा था, इससे कि टमाटर पिचक रहा था। तो हमने इस एंजाइम को ब्लॉक किया, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया ताकि राइपनिंग जो है वो डिले हो जाए, क्योंकि ये जल्दी राइपनिंग कर देगा, क्योंकि ये सेल वॉल को डिसोल्यूट कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं।
how you will achieve it with the help of antisense RNA. सपोज कि ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का डीएनए है, ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जीन है, और जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये एमआरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। इसी एमआरएनए के ट्रांसलेशन को अगर किस तरीके से रोक दिया जाए तो फिर ये एंजाइम नहीं बनेगा। वही हमने करना है, हम एक ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसजीन जो क्या करेगा, जो एक ट्रांसजीन भी वैसे इसमें चलो बना दिया मैंने, आपने कोई ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस कर दिया, इसने भी एमआरएनए बनाया, एमआरएनए टी कर देता हूं, लेकिन ये जो एमआरएनए होगा, ये जो आरएनए होगा, ये एंटीसेंस होगा, क्योंकि सेंस आरएनए तो आपका प्रोटीन बनाएगा। ये आरएनए होगा जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जो आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। ओके, तो एंजाइम प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। जो भी एंटीसेंस आरएनए बनेगा जो हमें इंट्रोड्यूस किया है, दिस एंटीसेंस आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दी सेंस आरएनए। जो नॉर्मल जीन का आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये, और उससे पेयर करके उस एंटीसेंस आरएनए के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। सेंस आरएनए का जो ट्रांसलेशन होगा दैट विल नॉट बी परफॉर्म्ड, तो वे आर यूजिंग एंटीसेंस आरएनए। और आरएनए इंटरेंस में भी हम लोग एंटीसेंस आरएनए का ही इस्तेमाल कर रहे थे टू कॉज एमआरएनए साइलेंसिंग, अगर तुम्हें याद हो। उसमें भी जो एक्टिवेटेड रिस्क था, एक्टिवेटेड आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें भी हमने जो एक आरएनए स्टैंड को रिमूव किया था दैट वाज सेंस स्ट्रैंड, और जो रिस्क में बच गया था दैट एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। याद आ रहा है कुछ? उसमें भी हमने यही यूज किया था, ऐसी टेक्नोलॉजी थी वो भी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी बिकॉज वहां पे वो टारगेट एमआरएनए को क्लीव कर रहा था, कट कर रहा था। यहाँ पे कट नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे कट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग करके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर रहा है।
Therefore, flavored savour tomato has increased shelf life. शेल्फ लाइफ ज्यादा हो गई, मतलब दूसरी भाषा में बोले तो उसकी राइपनिंग क्या हो गई है, डिलेड। डिलेड और सॉल्युबल सॉलिड्स बढ़ गए हैं। increased total soluble solids. सुपीरियर टेस्ट तुमको बताया था मैंने, टेस्ट भी अच्छा हुआ है। और एक लिपिड होता है जो भी इसमें अच्छा हो गया है, increased lycopene content। अच्छा, तो मतलब लाइकोपीन तो एक लिपिड है। लाइकोपीन इज अ लिपिड, जैसे कैरोटीन ऑफ कैरेट, लाइकोपीन ऑफ टोमेटो। ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस, वेपसीड, हिरुडिन का जीन लगाया है। केमिकली सिंथेसाइज्ड हिरुडिन जीन has been introduced। एंड हिरुडिन ऑब्टेन, हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट है, लीच के सलाइवा में मिलता है, याद होगा। सीड्स से हिरुडिन ऑब्टेन कर लेते हैं। ब्रासिका नेपिस प्लांट के अंदर आपने जीन लगाया है। जीन को इंट्रोड्यूस उसी से किया, एग्रोबैक्टीरियम से।
Gene of interest introduced with the help of agrobacterium. तो सेम तरीके से आपने जीन लगाया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्रोबैक्टीरियम की वजह से निकाला है, लगाया है, और ट्रांसजेनिक ब्रेसिका से आप ऑब्टेन किया है हेरोडिन एंटीकोगुलेंट। इसका यूज हम लोग कर लेंगे ड्यूरिंग सर्जरीज, क्योंकि सर्जरी में हेरोडिन जो यूज करोगे तो फिर वो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा, इट विल नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट। तो ब्लड लॉस, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो बढ़िया है, क्योंकि वरना क्लॉट्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। क्लोन्ड एनिमल्स, क्लोन्ड एनिमल, एक एनिमल के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज डॉली द शीप। आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्लोनिंग का मतलब क्या है, हाउ इज क्लोनिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और क्लोन्ड एनिमल्स के बीच में अंतर क्या, डिफरेंस क्या, वो डिस्कस कर रहे हैं। शीप को बनाने के लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ लेते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय इयान विल्मेट एट सेम इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया अभी, रॉसलिन इंस्टीट्यूट, स्कॉटलैंड। And it is the first cloned animal, first cloned mammal. सबसे पहला मैमल डॉली द शीप जो क्लोन हुआ। एक शीप अच्छा, मैंने इसको एक नाम दे रहा हूं, फिन डॉर्सेट लैम। एक्चुअली ये दो ये जिस शीप का क्लोन है वो एक्चुअली क्रॉस ब्रीड थी एक, जिसमें फिन तो आ गया है फिनलैंड से, और डॉर्सेट जो है दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड।
जिस शीप का ये क्लोन है, वो शीप जो है क्रॉस ब्रीड है, एक फिनलैंड की शीप की और एक इंग्लैंड के शीप की। तो बनाइए वो देखते हैं। एक शीप से हमने ओवम लिया, इस ओवम को हमने न्यूक्लिएटेड कर दिया, मतलब इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। ओवम के अंदर जो भी न्यूक्लियस होगा दैट विल बी हैप्लॉइड, वो तो सब जानते ही हैं। गैमीट का न्यूक्लियस है वो बाहर निकाल दिया। किसी सेकेंड शीप से हमने अडर सेल न्यूक्लियस लिया। अडर सेल सोमैटिक सेल है। अडर इज एक्चुअली मैमरी ग्लैंड्स, तो मैमरी ग्लैंड्स के सेल का न्यू लिया। और ये न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड होगा, और इस न्यूक्लियस को हमने इस न्यूक्लिएटेड ओवम में ट्रांसफर किया। सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ऑब्टेन्ड and transferred to the enucleated ovum, जो पहली शीप से आपने लिया था। तो अब ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस आ गया वो डिप्लॉयड आ गया। जो एग बन गया, दिस एग इज हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, सभी समझते हैं। और इस फिर एग को हम स्टिमुलेट करेंगे फॉर एम्ब्रियो प्रोडक्शन। इस एग से एम्ब्रियो बनेगा। इसको स्टिमुलेट करते हैं लेबोरेटरी में कि वो एम्ब्रियो बनाए। वो तो बना सकता है बिकॉज यू नो पार्थिनोजेनेसिस वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो हम हैप्लॉइड वाला नहीं बना रहे हैं, डिप्लॉइड वाला बना रहे हैं। मैंने एक बात करी कि हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं किसी भी एग को अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस टू डिवाइड। तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। समझे? तो दिस इज हाउ डॉली वॉज बॉर्न। तो इसमें देखो हमने कहीं भी स्पर्म का यूज नहीं किया है। हमने स्पर्म का यूज नहीं किया। वी हैवंट यूज्ड द स्पर्म फॉर इट। What we have done is only the what we have done is only we have transferred a somatic cell nucleus into the somatic cell nucleus into the ovum, and
and then we stimulated that ovum for the production of the embryo. This is what we have done. We haven't used the sperm for it. So it is a cloning. It is cloning. तो डॉली पैदा हुई, तो अगर पूछता है बायोलॉजिकल मदर कौन सी है, तो कोई बताएगा मुझे कि बायोलॉजिकल मदर कौन सी है, फर्स्ट शीप, सेकंड शीप या सरोगेट शीप? Surrogates. डॉली ज्यादा जिंदा नहीं रही, 5 साल जिंदा रही थी डॉली, एंड डॉली died by developing pneumonia, arthritis and all. तो बायोलॉजिकल मदर इज द सेकेंड शीप, जिसका न्यूक्लियस है, जिसके क्रोमोसोम है, वो इसकी बायोलॉजिकल मदर है, क्योंकि उसके जैसी होगी। और डॉली ने अपनी लाइफ में करीब 6 बच्चों को जन्म दिया है। तो बायोलॉजिकल मदर वो है जो न्यूक्लियस दे रही है, क्योंकि उसके जैसी होगी। तुमसे पूछेगा कि डॉली किसका क्लोन है, पहली का या सरोगेट का, तो तुम क्या जवाब दोगे? सरोगेट का क्लोन है। डॉलीज बायोलॉजिकल मदर, आई मीन कोई भी हो बायोलॉजिकल मदर, वो वही होगी जो न्यूक्लियस देगी। क्योंकि क्रोमोसोम उससे मैच करेंगे, तो इसको क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग में हमें ये याद करना कि वी हैव नॉट यूज्ड स्पर्म, एक बात, और दूसरी बात हमें क्लोनिंग में याद करनी है कि हमने कोई जीन भी बाहर से नहीं लगाया। अगर हम जीन बाहर से लगाएंगे तो फिर वो ट्रांसजेनिक भी हो जाएगा। मान लो कि ये जो न्यूक्लियस मिला है, ये जो न्यूक्लियस आया था ऊपर, जो हमने सेकेंड शीप से न्यूक्लियस लिया था, इस न्यूक्लियस में अगर मैं कोई जीन भी बाहर से लगा दूंगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि ये क्लोनिंग होने के साथ साथ ट्रांसजेनिक भी है। जैसे पॉली एंड मॉली के लिए आपने पढ़ा है कि दे आर क्लोन्ड, मतलब ऐसी बनाई गई हैं, लेकिन दे आर ट्रांसजेनिक ऑल्सो। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस लिया गया होगा शीप से, सोमैटिक न्यूक्लियस, उसमें कोई जीन भी लगाया होगा बाहर से, लेकिन डॉली में कोई भी जीन बाहर से नहीं लगाया, इसलिए डॉली एक प्योर क्लोन है। सब प्योर क्लोन, समझे आप लोग? 6:30 पे हम लोगों का एक पीटीएम भी है आज, तुम सबको पता होगा, और तुम सब ने अपने पेरेंट्स को इंटीमेट भी किया होगा। नहीं किया है तो कर दो। वी विल बी मीटिंग एट 6:30 फॉर द पीटीएम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और किसी का कुछ रह गया, धनंजय तुम्हारा रह गया थोड़ा सा, तुम पूछ रहे थे मुझसे भी जीन थेरेपी, तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टर्न पे जब ये चैप्टर ओवर करूंगा
तो तब तुमको मैं जीन थेरेपी बता दूंगा। अपूर्वा, तुम्हारे भी कुछ डाउट्स हैं तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही लूंगा, बिकॉज नाउ इट इज टाइम फॉर पीटीएम, सो आई विल बी लीविंग द क्लास। ओके, कोई डाउट अगर रह गया तो वो नेक्स्ट टर्न पे पूछ लेना। एवरीवन।